हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल एजिंग। गाइस, मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें हैं लेसन 6 के पोइट्री रैम्बो बुक जो फॉलो करते आ रहे हैं। जैसा कि मैं वीडियो में भी आपको बतला रखा है, अब तक मैंने लेसन 1 से लेकर करके लेसन 5 तक का वीडियो मैंने कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो फटाक से जाइए चैनल पे और चैनल पे जाकर प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में आपको 12th पोइट्री लिखा हुआ मिल जाएगा। वहाँ पे जाइए और ओपन करके आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये पांचों चैप्टर वहाँ मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट जाइए और जाके आप चेक, ठीक है। वहाँ से आप लेसन 1 से लेके लेसन 5 का सैमरी और साथ ही साथ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और ये जो आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है वो आने वाले बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कराई जा रही है, ठीक है। ध्यान रखें, फटाफट जाइए और लिंक को चेकआउट कीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मैंने दे रखा है, तो वहाँ से भी जाकर करके आप देख सकते हैं। मैंने बहुत सारा चैप्टर पढ़ा रखा है, जैसे मैंने कंप्लीट समास बतला रखा है, विशेषण बतला रखा है, जिन जिन चैप्टर की डिमांड की गई उन सारे चैप्टर्स को मैंने बता रखा है। वहाँ से जाकर करके आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने 11th क्लास की भी मैंने वीडियो रखी है, अपलोड कर रखी है, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। सारा आपको डिस्क्रिप्शन में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। तो सबसे पहले हर बार की तरह हम लोग पढ़ते हैं क्या, सैमरी। तो आपके स्क्रीन पे सैमरी फ्लश हो रही है, फटाफट आप पहले सैमरी को पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। द सोल्जर इज अ वार सोनेट रिटन बाय द पोएट रूबर्ट ब्रूक। The poem has a patriotic approach. The thoughts of a soldier towards his motherland, with his immense desire to sacrifice his life, is also reflected in the poem. The poet admires England and expresses his gratitude to it. The poet is describing about some foreign land, which is the part of England and on which he will be buried after his death. He wants a peaceful country and there would be no war between the two countries. According to him, the surroundings of England is just like heaven, as he says, under an English eve. ठीक है, हीव नहीं होगा भाई। चलिए, तो फटाफट आप कीजिए इसको, पहले आप लर्न कीजिए। मुझे पता है कि आप एक बार भी इसे नहीं पढ़ते, बट मैं आपको कहूँगा इसे एक बार रीडिंग खुद से ज़रूर कीजिए। इससे आपका दो बेनिफिट होगा। सबसे पहले आपका रीडिंग स्किल डेवलप करेगा, और जो आप पढ़ते हैं और चीज़ें समझ में नहीं आती है ना, वो आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो ये आप किया कीजिए। पढ़ने से अधिकांशतः लोगों को तकलीफ होती है। एक छोटी सी हिस्ट्री में कहानी भी कही गई थी कि अधिकांशतः लोगों को लिखने से ज़्यादा, सॉरी, पढ़ने से ज़्यादा उन लोगों को लिखने में तकलीफ होती है। तकलीफ होती है लिखना नहीं चाहते। पढ़ने के लिए तो खैर कुछ लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, बट लिखने में नहीं। तो आप ध्यान रखिए, इसको पढ़ना है, इसको रीडिंग करना है, ठीक है। चलिए फटाफट कीजिए, इसको जल्दी से पढ़ लीजिए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके, सबसे पहला हमारा प्यारा सा वर्ड मीनिंग है सोल्जर, ठीक है। इसको सोल्डियर लिखा हुआ है, बट पढ़ते हैं इसको सोल्जर। आपने मूवी भी लिखा होगा सोल्जर, ये सॉन्ग है सोल्जर सोल्जर, मीठी बातें बोलकर दिल तो चुरा ले गए। आगे का पता नहीं क्या होता है, बाकी आप गूगल पे सर्च करके देख लें, ठीक है। शुरू करते हैं। द सोल्जर इज अ वार सोनेट रिटन बाय द पोएट रूबेट रूपेट ब्रुक। देखो, इनके द्वारा ये कविता लिखी गई, रूपेट ब्रुक के द्वारा। कौन सी कविता? द सोल्जर। द सोल्जर जो कविता है ये रूपेट ब्रुक के द्वारा लिखा गया है, और साथ ही साथ ये एक सोनेट है। सोनेट, सोनेट 14 लाइन की जो कविता होती है ना, या 4 लाइन्स की, ये कहा जाता है, ठीक है।
14 या 4, कहीं 4 और कहीं ये चतुष्पद कहते हैं इसको, मतलब 14 लाइनों की ये कविता होती है, ठीक है ना। तो ये 14 लाइन की ये से सोनेट है। ये क्या है? सोनेट। मैंने टाइप्स ऑफ आपको पोएट भी पोयम बताया है, ऑड बताया था, पिक बताया था, एलिजी बताया था। तो ये सब मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप देख चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं 1 से लेकर करके 5 तक, ठीक है। चलो आगे देखो। द पोयम हैज़ अ पेट्रियोटिक अप्रोच। ये जो पोयम आपको कविता बताई गई है उसमें पेट्रियोटिक अप्रोच है। अप्रोच का मतलब होता है बाबू, ध्यान रखना, प्रस्ताव होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अप्रोच का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव। किसी के सामने आप अप्रोच रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, या इसका दूसरा मीनिंग आप और लिख सकते हैं मांगना। हमारे लिए जो यूज़ होगा यहाँ पे वो अप्रोच का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। पेट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्त। देशभक्त ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोबारा मुझे बताना ना पड़े, आप इस तरीके से इसको देखा कीजिए, ठीक है ना। द पोएम हैज़ अ पेट्रियोटिक अप्रोच। इसमें देशभक्ति के बारे में बतलाया गया। किसके बारे में बतलाया गया? देशभक्ति के बारे में बतलाया गया। द थॉट्स ऑफ अ सोल्जर टूवर्ड्स हिज मदरलैंड। देखो, मदरलैंड का मतलब होता है मातृभूमि। क्या होता है? मातृभूमि, है ना। द थॉट्स ऑफ सोल्जर, थॉट्स का मतलब होता है विचार। थॉट्स का मतलब क्या होता है? विचार। और सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सोल्जर का मतलब क्या होता है? सैनिक। द थॉट्स ऑफ अ सोल्जर, एक सैनिक की जो विचारधारा है, टूवर्ड्स हिज मदरलैंड with his immense desire to sacrifice his life is also reflected in the poem। देखो ये कविता जो बतलाई गई है हमें, उसमें जो सैनिक की विचारधारा है वो किसके प्रति है? अपनी मातृभूमि के प्रति है। किसके प्रति है? अपनी मातृभूमि के प्रति है। साथ ही, विद का मतलब साथ ही, हिज इमेंस डिजायर टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ, और साथ ही साथ उसकी एक विशाल, इमेंस का मतलब होता है बहुत बहुत बड़ा, विशाल बहुत अधिक। हिज इमेंस डिजायर मतलब उसकी बहुत बड़ी अभिलाषा। डिजायर का मतलब क्या होता है? अभिलाषा, लिख लीजिए अभिलाषा, या तो फिर आप इच्छा भी लिख सकते हैं ना। हाँ, तो उसकी बहुत बड़ी अभिलाषा है टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ, कि वो अपने जीवन को देश के प्रति क्या कर दे? सेक्रीफाइस कर दे, ठीक है ना, समर्पित कर दे। ये जो बात कही गई है इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द पोयम। यह बात जो है हमें पोयम में क्या किया गया है? बतलाया गया है। मतलब उसका प्रतिबिंब हमें स्पष्ट रूप से क्या होता है? दिखलाई देता है। किसमें? इस कविता में। आपने कविता नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, ऑफलाइन क्लासेस में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मैं कितनी बार बोलूँ। चलो देखो। द पोएट एडमायर्स इंग्लैंड एंड एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड टू इट। देखो बाबू, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या करना? प्रशंसा करना। बड़ाई करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक वर्ड आपका आया है इधर, ग्रेटिट्यूड। क्या आ गया है? ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है, ग्रेटिट्यूड का मतलब आप लिख लीजिए, दो मीनिंग लिख सकते हैं। किसी का कृपा पात्र होना या धन्यवाद, धन्यवाद करना, या तो फिर कृतज्ञ होना, कृतज्ञता, ये होता है ग्रेटिट्यूड, ठीक है। इसमें बोला गया द पोएट एडमायर्स इंग्लैंड, इसमें कवि ने इंग्लैंड की क्या की है? प्रशंसा की है। एंड एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड टू इट, और इसको धन्यवाद भी किया है इस कविता के माध्यम से। ये उनका एक्सप्रेशन है। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट सम फॉरेन लैंड। पोएट जो है वह कुछ विदेश की भूमि, लैंड का मतलब भूमि, विदेश के बारे में भी क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना।
मीनिंग को आप लिखते चलिएगा, बाद में आपको अंग्रेजी समझने में आसानी होगी। फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली कोई चीज़ है तो वो है वर्ड पावर। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस चीज़ को अगर आप समझ गए हैं, माइंड मेकअप हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ तो 2 दिन बाद होगा, 2 दिन बाद नहीं तो 2 महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं तो 2 साल बाद, लेकिन होगा अगर आपको अंग्रेजी सीखने में इंटरेस्ट है तो, ठीक है ना। विच इज़ द पार्ट ऑफ इंग्लैंड एंड ऑन विच ही विल बी buried आफ्टर हिज डेथ। देखो यहाँ पे जो फॉरेन की भूमि के बारे में जो वर्णन करते हैं, यहाँ पे देखो भाई फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए था, ये गलत मीनिंग देता है ना, ये फुल स्टॉप नहीं होगा। विच इज द पार्ट ऑफ इंग्लैंड, वो जो फॉरेन की भूमि के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, वो इंग्लैंड का क्या है, हिस्सा है, वो इंग्लैंड का क्या है, हिस्सा है। एंड ऑन विच ही विल बी ब्यूरिड आफ्टर हिज डेथ, जहाँ पे उनको मरने के तत्पश्चात क्या कर दिया गया, दफन कर दिया गया। ब्यूरी का मतलब होता है दफन करना, गाड़ देना, ठीक है ना। ही वांट्स अ पीसफुल कंट्री, वह चाहते हैं एक शांतिपूर्ण देश चाहते हैं। कैसा देश चाहते हैं, शांतिपूर्ण देश चाहते हैं। एंड देयर वुड बी नो वार बिटवीन द टू कंट्री, और साथ ही साथ वह यह भी चाहते हैं कि दो देशों के मध्य में किसी भी प्रकार का वार ना हो। मतलब ये युद्ध की बात कही गई है इस कविता में। क्या कही गई है, युद्ध की बात। मतलब वार का मतलब होता है युद्ध भाई। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम द सराउंडिंग्स, देखो सराउंडिंग बहुत अच्छा मीनिंग है। सराउंडिंग्स का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर। ये 2016 में भी, ठीक है, पूछा गया था सराउंडिंग का करेक्ट मीनिंग। अभी ध्यान रखना भाई, अगर एग्जामिनर का दिमाग घुमा तो फिर से पूछ देगा। अकॉर्डिंग टू हिम द सराउंडिंग्स ऑफ इंग्लैंड इज जस्ट लाइक हेवन एज ही से अंडर एन इंग्लिश हेवन। देखो क्या कहना चाहते हैं कि ये जो है दो देशों के मध्य में झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, द सराउंडिंग्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के चारों ओर, इंग्लैंड के चारों ओर या आसपास, इज जस्ट लाइक हेवन एज ही से, आसपास जो है इंग्लैंड का जो हमारा सॉरी इंग्लैंड के बारे में जो वो जिक्र कर रहे हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो क्या कहना चाहते हैं, इंग्लैंड जो है ना, हाँ, इंग्लैंड जो है वो उसके आसपास जस्ट लाइक क्या है, एक हेवन है। हेवन का मतलब क्या होता है, स्वर्ग होता है। क्या होता है, स्वर्ग, ठीक है। ही सीज, ऐसा कहते हैं, अंडर एन इंग्लिश हेवन। इंग्लिश हेवन का मतलब होता है, इंग्लिश का मतलब ये इंग्लैंड की जिक्र कर रहे हैं। किसकी जिक्र कर रहे हैं, इंग्लैंड की, जैसा कि इंग्लैंड का हेवन, ठीक। चलो समाप्त हो गया हमारा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या देखने वाले हैं, जैसा कि आप रेगुलर होंगे तो आप जानते होंगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। गुड। तो ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चंस। अब आप फटाफट क्वेश्चंस को करते चलिए, मैं भी आपके साथ करूंगा, ठीक है। आप तो करते हैं, मैं तो एक जरिया हूं, है ना। देखो देखो फिर से मीनिंग आया सोल्जर का। द सोल्जर इज, ये जो कविता है आपकी, पोयम जो है, ये सोल्जर क्या है, पॉड है, सोनेट है, एंड इपिक है, नन ऑफ दीज। जिसने ध्यान से सुना होगा उसको मैंने यहाँ स्पष्ट रूप से बताया, ये एक क्या है, सोनेट है। अब देखो तो कौन है जो इसको नहीं करेगा, फटाक से आंसर करेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा बतलाइए कितने लाइन का होता है, कौन कौन बतलाएंगे, कमेंट में फटाफट बताइए। ये होता है 14 लाइन की। कितने लाइन की होती है, 14 लाइन की होती है, ठीक है। द सोल्जर इज डैश पोयम, ये जो सोल्जर है वो किस प्रकार की कविता है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है, बट इसका ऑप्शन थोड़ा स्टैंडर्ड दे दिया, ठीक है ना। देखो अगर यहाँ पे ऑप्शन में सोनेट होता तो भी मैं इस कविता को आंसर कर दिया होता, लेकिन यहाँ तो सोनेट नहीं है भाई, हाँ, तो ये ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, सिंबॉलिक। देखो सिंबल का मतलब क्या होता है,
सिंबल का मतलब होता है प्रतीक, क्या होता है, प्रतीक। और सिंबॉलिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक। कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, है ना, प्रतीकात्मक। ठीक। लिरिकल मैं पहले बता चुका हूँ, लिरिकल का मतलब होता है कविता के शब्द, कविता के शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, लिरिक बोलते हैं। आप पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक ही तो है, देशभक्ति ही है, हाँ यही तो है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। देखो अगला सवाल, द सोल्जर डील्स विथ, यहाँ पे जो सोल्जर है वो क्या बर्ताव करते हैं, ये आपसे पूछा है। करो। डील, हाँ डील करते हैं, यही बताना। फ्रांस है ऑप्शन में, रशिया है, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है। देखो ये डील का मतलब होता है बर्ताव करना, ठीक। लेकिन डील के साथ जो विथ लगाए ना, तो डील विथ एक क्या बन गया आपका, फ्रेज बन गया, और ये मीनिंग देता है चर्चा करना। क्या करना, चर्चा करना। अब मुझे ये बताइए, द सोल्जर कविता लिखी गई, उसमें किसकी चर्चा की गई, फ्रांस की, रशिया की, स्कॉटलैंड की या इंग्लैंड की। देखो ना भाई, भर भर के इसमें लिखा हुआ है, ये देखो कहाँ गया, हाँ इंग्लैंड की चर्चा की गई। किसकी चर्चा की गई, इंग्लैंड की गई है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक। नेक्स्ट सवाल नंबर 4, द टर्म कंसील्ड स्टैंड्स फॉर डैश इन द सोल्जर, बताना है। कंसील, कंसील का मतलब होता है छिपाना, ठीक है। द टर्म जो इसमें बताया गया है वो क्या दिखलाया गया है, अच्छा, द टर्म कंसील स्टैंड्स फॉर इन द सोल्जर। देखो ये द सोल्जर के पास यहाँ पे तो होना चाहिए इन्वर्टेड कॉमा क्लोज में। जो कविता बताइए ना बाबू, ये कंसील का मतलब पूछ रहा है, स्टैंड्स फॉर का मतलब होता है अर्थ, इसका मीनिंग पूछ रहा है। अब फटाफट आप मीनिंग बता दीजिए, यानी इसका ओवरऑल आपसे सिनोनिम्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सिनोनिम्स कीजिए। समानार्थी शब्द भाई क्या होगा, डिसअपियर्ड, हाइडन का मतलब होता है छिपाना, हाइड का मतलब क्या होता है, छिपाना। डिसअपियर्ड का मतलब होता है अदृश्य, जो नजर ना आए। अब्सेंट का मतलब अनुपस्थित, और नॉन ऑफ दिस टू, चलिए कीजिए। तो इसका मतलब छिपाना, और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर। देखो अकॉर्डिंग टू द सोल्जर, ये सोल्जर है कविता, इसके अनुसार इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव्स, इंग्लैंड जो है ने क्षेत्रियों को, अपने क्षेत्रों को, जो आसपास के एरियाज है उसको फ्लावर्स दे रखे हैं। किस रूप में, वर्शिप के रूप में, लव के रूप में, ऑफर, ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव रखना, ऑफर का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव रखना, ऑफर देना, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। करो, क्वेश्चन नंबर 5 सही क्या हो जाएगा, लव, ऑप्शन नंबर बी, बी हमारा क्या हो जाएगा। हु हैज कंपोज द पोयम, ये कंपोज का मतलब क्या होता है, रचना, इसकी रचना किसने की है, तो रूपेट ब्रुक। सवाल नंबर नेक्स्ट, रूपेट ब्रुक वाज बोर्न इन, इनका जन्म कब हुआ, बाबू ध्यान रखने, बोर्न के साथ प्रिपोजिशन क्या आता है, इन आता है। 1886, 1887, 1888, 1889, कीजिए जल्दी से कीजिए। यस, ऑप्शन नंबर बी 1887 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, है ना। बॉर्न का मतलब होता है जन्म।
रूपेट ब्रुक वाज डेड इन, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1913 में, 1914, 15, 16। इनकी मृत्यु जो है 1915 में हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी। ठीक है। रूपेट ब्रुक इज रिमेम्बर्ड एज अ, इन्हें याद जो किया जाता है रूपेट ब्रुक को, वो किस स्वरूप में किया जाता है? तो ट्रेंच पोएट हैं, जॉर्जियन पोएट हैं, या रियलिस्टिक पोएट हैं, या वार पोएट हैं? बतलाइए। अच्छा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं कविता, इस कविता में क्या देखे थे? युद्ध के बारे में देखे थे ना, तो वो कौन से कवि हो जाएंगे? वार पोएट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ब्रुक इंस्पायर्ड patriotism in the dash phase of the फर्स्ट वर्ल्ड वार। देखो, ब्रुक जो है इंस्पायर हुए, इंस्पायर का मतलब क्या होता है? प्रेरित होना, प्रेरित, है ना। पेट्रियोटिज्म इन द, अब रखिए अर्ली, मिडिल, लेट या नन ऑफ दिस, तो ये किस फेज का है? तो ये जो है फर्स्ट फेज का है, प्रारंभिक का है। तो प्रारंभिक का मीनिंग क्या देगा? अर्ली। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अर्ली, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? अर्ली। ओहो, छूट गया ना, सॉरी। रूपेट ब्रुक हैज रिटेन द पोएम, रूपेट ब्रुक ने कौन सी कविता लिखी? स्नेक एंड एपिटफ, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर, द सोल्जर इज अ डैश पोएम, ये मैं नहीं करूंगा, मेच्योर या वार या लव या फिर हैप्पी, कैसा पोएम है ये नहीं मालूम। ऑप्शन नंबर बी, वार होगा। नेक्स्ट, द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ डैश, फ्रांस, इंडिया, अमेरिका या इंग्लैंड, किसके बारे में चर्चा किया था? इंग्लैंड के बारे में किया था। अगर आपने ध्यान से सुना होगा सैमरी तो आपको पता होगा इसके बारे में, इंग्लैंड के बारे में। देखो भाई, रन थ्रू, रन थ्रू का मतलब क्या होता है? मैं लिखवा चुका हूं इसके बारे में, से होकर गुजरना, से होकर गुजरना। और तो है नहीं कोई। प्रेज, प्रेज का मतलब होता है बड़ाई करना, बड़ाई करना। इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। ये क्या लिखवा रहे हैं? प्रतिबिंब होता है, ठीक है। फोटो, फेटुकुआ, द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी buried should be treated as the part of dash after his death। कहाँ उनको, कहाँ दफन किया गया था ये बतलाइए। जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, कहाँ था? हाँ, इंग्लैंड में। जिसको नहीं ध्यान आ रहा है वो जाओ फटाक फटाक पीछे करो, स्किप करके पीछे जाओ और वहां जाके देखो किसमें, सैमरी में। सैमरी में मैंने बतला रखा है, ठीक है। आगे देखो, द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज अ टीचर, ट्रेडर, सोल्जर या डॉक्टर। इसमें जो पोएम बोलने वाले जो हैं वो कौन है? द सोल्जर पोएम जो हमें बतला रहे हैं, वक्ता कौन है? एक डॉक्टर है, या एक सैनिक है, या एक शिक्षक है, या एक ट्रेडर है। ट्रेडर का मतलब बिजनेस करने वाले। बोलो। अरे भाई, ये तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सोल्जर है ना। सवाल नंबर नेक्स्ट, द पोएम डैश इज अ पेट्रियोटिक पोएम। ये कौन सी इनमें से कविता जो है वो पेट्रियोटिक पोएम है, मतलब देशभक्ति की कविता है, देशभक्तिपूर्ण कविता कौन सी है? आप कहिएगा द सोल्जर, अभी तो पढ़े हैं। रूपेट ब्रुक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एन डैश सोल्जर। देखो भाई, गाइज का मतलब क्या होता है पता है आपको? इसका मतलब होता है रूप। क्या होता है? रूप होता है, या तो वेश, वेशभूषा, ठीक है। अब करो, रूपेट ब्रुक स्पीक इन द गाइज ऑफ एन डैश सोल्जर। ये रूपेट ब्रुक जो है वो बोल रहे हैं कविता में, किस स्वरूप में बोल रहे हैं, किस रूप में बोल रहे हैं? एक फ्रेंच सैनिक है, यूरोपियन सैनिक है, अमेरिकन सैनिक है, या इंग्लिश सैनिक है। इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड को संबोधित करता है, किसको करता है? इंग्लैंड को, ठीक है ना। तो वो एक इंग्लैंड के सोल्जर थे, इस
कैसे सोल्जर थे? इंग्लैंड सोल्जर थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द पोयम डैश इज अ सोनेट, फायर हैंड, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्नेक। बाबू देखो यहाँ पे आंसर एक से अधिक हो सकता था जब सोनेट वाला कविता आ गया होता तो, लेकिन सोनेट वाला तो केवल एक ही है, द सोल्जर, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? द सोल्जर। ठीक, ध्यान रखें। आगे देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ। स्पीकर जो है वो किससे भयभीत नहीं है? अफ्रेड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, लाइफ, लायन या नन ऑफ दीज। यहाँ जो स्पीकर यानी वक्ता जो है वो किससे भयभीत नहीं होता है? मृत्यु से, अपने जीवन से, या शेर से, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? तो आप कहिएगा डेथ से वो नहीं डरता है, मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए। ठीक, नेक्स्ट सवाल, द डस्ट स्टैंड्स फॉर द डैश। यहाँ जो डस्ट का मीनिंग यूज किया गया है वो किस स्वरूप में किया गया है, ये आपको कहना है। तो लीडर के रूप में, या टीचर, या फार्मर, या सोल्जर। इसमें जो डस्ट शब्द है इसका क्या मीनिंग होगा? इस कविता में डस्ट का क्या मीनिंग है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? लीडर नहीं भाई, कहाँ गया? हाँ, सोल्जर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सोल्जर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 21, द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिजरी ऑफ। इसमें पोएट जो है द सोल्जर कविता में किस रहस्य को वर्णन कर रहे हैं, क्या बतला रहे हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, वार के बारे में, नेचर के बारे में, रिलेशन के बारे में, लव के बारे में। तो अधिकांशता को पता चल गया होगा वो किसके बारे में बोल रहे हैं? वार के बारे में। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। देखो, अ सोनेट इज अ पोयम ऑफ डैश लाइन। इसको तो मैं करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि ये मैंने पिछली स्लाइड पे आपको बतला रखा है। फटाक से जाइए और देखिए मैंने क्या बतलाया था। ठीक है, मैं इसे नहीं करूँगा, आप इसे कमेंट में आंसर कीजिए क्या होगा। यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 और यहाँ पे इसका ऑप्शन लिखिएगा ए, बी, सी या डी। क्या होगा ये आपको करना है। मैं देखता हूँ कितने लोग इसको देखते हैं। ठीक है, इट आई शुड डाई, थिंक ओनली दिस माई मी इज टेकन फ्रॉम। किससे लिया गया है? तो ये जो है लाइन, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है वो आपको द सोल्जर से लिया गया है। किससे लिया गया? द सोल्जर। तो आपको कहे लगेगा कैसे, तो मैं बोलूँगा फटाफट जाइए और किताब को उलट के देखिए, आपको डिट्टो ये लाइन मिल जाएगी। ठीक है, अगर ना मिले तो फिर आप कमेंट करके कहिएगा नहीं मिला है, तो फिर मैं आपको दिखला दूंगा कि है कि नहीं। ठीक है, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज रिटन बाय। ओ हो, ये कहाँ गए हमारे रुपेट ग्रुप, इनके द्वारा ये लाइन लिखी गई है। ठीक है, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस। खत्म, ओहो समाप्त हो गया हमारे। मैंने आपको इस लेसन का 24 क्वेश्चंस करवाएं जो कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव थे। ये फिनिश हो गया आपका। अब हम लोग नेक्स्ट लेसन पे आएंगे और उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, हमारा अगला लेसन जो होगा वो 7 होगा। 6th लेसन तक हम लोग कर चुके हैं। लेसन 1 से लेके लेसन 6 तक का हम लोगों ने समरी देखा, साथ ही साथ क्या देखा है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा है। इसके अलावा निबंध को कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको बतलाया है। अब लोगों का पूछना है कि मोबाइल पे जो आपने निबंध लिखने के लिए दिया था और इसके लाभ और हानि, तो लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर रहे हैं, मोबाइल के बारे में ठीक से बता भी नहीं रही। मतलब आप मोबाइल से घिरे हुए हैं लेकिन सही ढंग से मोबाइल को आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं।
तो आप ऐसा कीजिए, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँगा तो आपको मोबाइल के हिस्से को लिखकर बतला दूँगा, ठीक है ना। निबंध हिंदी में ये पढ़ रहे थे हम लोग, तो हिंदी का सेक्शन है ये, इसको, ठीक है ना। और इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे ये तो आपका अभी कंटिन्यू चलेगा, 7, 8, 9, 10, ये लगभग 10 चैप्टर है। तो इसको हम लोग पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे प्रोज में, ठीक है। प्रोज में भी आपका 1 से लेकर करके 10 से 12 चैप्टर हैं, उसमें भी उसको भी देखेंगे। तो ये बहुत लंबा जाने वाला, उसका भी सैमरी मैंने आपको सीट प्रोवाइड किया था, उस सब में सैमरी मेंशन है, वो सैमरी आप याद कर लीजिए फटाफट। ये जो सैमरी है ना, जो आपको मैंने हर चैप्टर का दे रखा है, 1 से लेकर करके 10 चैप्टर तक का सैमरी दे रखा है। जिसके पास सैमरी अवेलेबल नहीं है वो वीडियो फिनिश होने के बाद कमेंट कीजिए और बोलिए कि मेरे पास नहीं है। मैं उनको टेलीग्राम चैनल पे, हालांकि ये अपलोड है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने नहीं विज़िट किया है तो जाके विज़िट कीजिए, अन्यथा आप कमेंट कीजिए। कमेंट करने के बाद मैं आपको लिंक शेयर करूँगा, लिंक्स पे जाके आप उसको लीजिएगा, ठीक है। फ्री में आप डाउनलोड करेंगे, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।